एमसीडी अपनी हर बात को कह रही है कि वो एलजी के पास जाए, एलजी अपनी हर बात दिल्ली सरकार पे ठोक रहे हैं और इस तरीके से मैम सब लोग एक दूसरे पर केवल आरोप और प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को रेडी है। ये चीज हर साल होती है। 2010 का इंसिडेंट है, 71 लोग मरे थे, इसी एरिया की घटना है। आपको पता है उसका क्या हुआ था? उसका आउटकम ये था कि जेई पर 11,000 का जुर्माना लगाया गया था और वो पूरा केस रफा दफा कर दिया गया था। लाशें तो मिल जाएंगे गली गली, लेकिन खोजोगे तो गुनाहगार नहीं मिलेंगे। सारे एमपी से, सारे एमएलए से, सारे ऑफिशियल से, सारे ब्यूरोक्रेट से कि आपका बच्चा अगर ऐसे मरता तो आप ऐसे शांत बैठते क्या? रात के 9:30 बज रहे हैं, तारीख 30 जुलाई है। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, आपको यहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट्स नज़र आ रहे होंगे। कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ जहाँ पर मेन माइक और बाकी सारा सेटअप है उधर खड़े हुए हैं, इकट्ठा हुए। यह इलाका दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर है। ये वही एरिया है जहाँ पर आज से 4 दिन पहले 27 जुलाई को राउज एवेन्यू कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई जो वहाँ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। आज इस घटना के 4 दिन बाद भी हज़ारों स्टूडेंट्स इकट्ठा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके हाथ में तख्तियाँ है, किसी के हाथ में जो तख्ती है उस पर लिखा हुआ है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। किसी ने लिखा हुआ है कि यूनिटी इज़ दी स्ट्रेंथ व्हेन देयर इज़ टीम वर्क एज कोलैबोरेशन वंडरफुल थिंग्स कैन बी अचीव्ड। आवाज़ दो हम एक है, इस टाइप की तख्तियाँ हैं। ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग के इलाके में रहते हैं। इनका कहना है कि बेसमेंट कल्चर बैन होना चाहिए। यहाँ पर जो बेसमेंट में कोचिंग्स चलती हैं, लाइब्रेरीज चलती हैं, जिम चलते हैं, इन सबको बंद होना चाहिए। जिस तरह से 3 बच्चों की पानी भरने के कारण मौत हुई, इस घटना से सबक लेना चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए। जो सारे टीचर्स हैं उन्हें आकर अपनी बात सामने रखनी चाहिए। इन 4 दिनों में कुछ टीचर्स का नाम सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ, जैसे दृष्टि IAS के डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति या फिर अवध ओझा, जो अक्सर रीलों पे वायरल रहते हैं। उनका पक्ष आ गया, लेकिन उसके बावजूद इन बच्चों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। ये क्या मांग कर रहे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं, ये आइए इन्हीं से ही समझते हैं। जैसे एक भाई साहब मुझे यहाँ दिख रहे हैं, उनके हाथ में पेंट है और वो लिखते दिख रहे हैं कि सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना। ये पाश की लाइनें हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु, आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। मैं हाल ही में यहाँ UPSC की कोचिंग के लिए आया था। अभी मेरी क्लासेस भी शुरू नहीं हुई, लेकिन जब हमें ये हादसा पता चला तो उसके बाद से ही हम 12 बजे से यहाँ थे। जब यहाँ पे जब 7 बजे हमें घटना पता चली, 13 फीट करीब यहाँ पानी भरा हुआ था। और जब हम 12 बजे आए, 1 बजे पुलिस ने हमें ये अपडेट दिया कि 6 फीट पानी अभी भी भरा पड़ा है। तो वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से वहाँ पे जो हत्याएं हुई हैं, हम तो उनको हत्या ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ MCD से लेके जो भी यहाँ कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, राव के डायरेक्टर हैं, ये सारे वो हत्यारे हैं जो इन हत्याओं के जिम्मेदार हैं। आप लोग इसे हत्या का नाम दे रहे हैं, आपका क्या नाम है? हेलो मैम, मेरा नाम पौनिता पांचाल है। आप क्या करती हैं? मैं वैसे डेंटिस्ट हूँ, बट मैंने अभी सिविल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो आप यही ओल्ड राजेंद्र नगर में रहती हैं? नहीं मैम, वैसे मैं दिल्ली से हूँ, बट अच्छा, रहने वाली है दिल्ली? जी। प्रोटेस्ट में आई हैं? जी। क्या मांग है आप लोगों की, क्या डिमांड्स लेकर आप लोग बैठे हैं? सबसे पहले तो मैम मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है एजुकेशन के नाम पे, वो बहुत ही गलत है। तो यहाँ पे सरकार को एक रेगुलेशन लानी चाहिए कि क्या लाइब्रेरी की फ़ीस होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हमें एक बच्ची ने कल बताया कि अब जो लाइब्रेरीज़ ऊपर हैं उनके रेट्स बढ़ चुके हैं, 6800 तक हो चुके हैं। अब आप खुद ही बताइए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। एग्जैक्टली, क्योंकि बेसमेंट वाली अब बंद होने वाली है। तो अब आप बताइए कैसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है लाइब्रेरी 6 और 8000 के बीच में। यहाँ पे जो बच्चे PG में रहते हैं वो बताते हैं पीने के पानी तक एक अच्छा नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है, यहाँ पे हाइजीन नहीं है, और उनसे इतना चार्ज किया जाता है। तो ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? तो आप लोग इन्हीं मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं? बिल्कुल मैम। और ये कब तक चलेगा? आप लोगों ने क्या प्लान किया है, क्या सोचा है? मुझे ऐसा लगता है जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा उनको, ये तब तक चलना चाहिए, क्योंकि जो लाइव्स गई हैं वो उनकी फैमिलीज़ के लिए हमें सोचना चाहिए। उनको हम किसी भी तरह से कंपनसेट कभी भी नहीं कर पाएंगे, तो आगे ऐसा कभी ना हो। उस तरफ और स्टूडेंट्स बैठे हैं जो यहीं ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग में रहते हैं, उनके PGs यहाँ हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर किस कंडीशन में वो रह रहे हैं और अब उनकी मांगे क्या है।
मतलब एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर अ वन स्टूडेंट इन अ ईयर इज इन पर मंथ इज 20,000 फॉर every student. 25,000. If we estimate it for the whole year, it goes for the 3 lakh rupees, and 2 lakh rupees is the fees for the coaching wherever we are taking admission. मतलब मोटा माटी 5-6 लाख का खर्चा 6 लाख रुपए एक ईयर का मैम ये वो है, 1 रुपये खर्चा, और आप 10 लाख रुपए देके कंपनसेट करके उनके सॉलिडरिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि उनकी सिंपैथी लेना चाह रहे हो। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, ये जो मूवमेंट चल रहा है बहुत पीसफुली हम लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट हैं भी, यूपीएससी वाले हैं सारे भी, मैं केवल यूपीएससी वाले स्टूडेंट से नहीं, यूपीएसआई वाले, एसएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सिंपैथी आप अपनी तरीके से वहाँ से दे सकते हैं, तो आप थोड़ा सिंपैथी और टॉलरेट करें और हमें सॉलिडरिटी अपनी अपनी जगह से प्रोवाइड करें। हम यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि हम जो पेरेंट जिन्होंने अपनी फैमिली मतलब जिन्होंने अपने बच्चे लॉस किए हुए हैं उनके लिए हम ग्रीवांसेस अपनी तरफ से यहाँ से कर रहे हैं। मैम यहाँ पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को रेडी नहीं है। एमसीडी अपनी हर बात को कह रही है कि वो एलजी के पास जाए, एलजी अपनी हर बात दिल्ली सरकार पे ठोक रहे हैं और इस तरीके से मैम सब लोग एक दूसरे पर केवल आरोप और प्रत्यारोप कर रहा है, लेकिन कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को रेडी है। ये चीज़ हर साल होती है। मैं खुद पिछले महीने से इस कोचिंग में हूँ और मैम जब भी मतलब 25 मिनट की केवल बारिश होती है, यहाँ पे और ज़्यादा बारिश नहीं होती, 25 मिनट की बारिश में मैडम ये पूरा जलमग्न हो जाता है ये पूरा इलाका, और हमें इतना तक पानी लगता है यहाँ पर। और फिर भी मैम यहाँ पर हर साल यही चीज़ होती है, बट कोई भी यहाँ पर आके करने को रेडी नहीं है। इंसिडेंट्स होते रहते हैं, 2 दिन की शोक सभा होती है और उसके बाद यहाँ पर कोई किसी चीज़ का लेने को रेडी नहीं है। मैम यहाँ तक ना किसी का एक ट्वीट तक नहीं है मैम शिक्षा मंत्रालय का या किसी का कि हम इस चीज़ पे कोई कुछ करना चाहते हैं। मैम इतनी सारी रील्स देखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इतने फेमस टीचर्स हैं, हम भगवान मानते हैं उनको, बहुत फेमस है टीचर्स हैं मैम यहाँ पे, और एक भी टीचर आज यहाँ पे खड़ा नहीं है। आज कहाँ है विकास सर, आज कहाँ है ओझा सर, एक भी टीचर आज हमारे साथ खड़ा नहीं है। और लेकिन अगर रील देखने को देखो, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर उनके बैनर बनाने को देखो तो पूरा करोल बाग मेट्रो स्टेशन दृष्टि आईएएस के बैनर से भरा पड़ा है। अगर आप जाके देखें पूरा मेट्रो स्टेशन दृष्टि आईएएस मेट्रो स्टेशन का नाम ही है दृष्टि आईएएस। और मैम ये इंसिडेंट्स बहुत हो चुके हैं। आप देखिए 2010 का इंसिडेंट है, 71 लोग मरे थे, इसी एरिया की घटना है। आपको पता है उसका क्या हुआ था? उसका आउटकम ये था कि जेई पर 11,000 का जुर्माना लगाया गया था और वो पूरा केस रफा दफा कर दिया गया था। अगर इस तरीके से सारे केसेस किए जाएंगे तो क्यों एमसीडी पर अभी तक एक अधिकारी, अब मुझे बस ये बताओ, 3 दिन हुआ है, 3 बच्चों की जान गई है, एमसीडी का एक अधिकारी अगर सस्पेंड हुआ हो, एमसीडी के एक अधिकारी पे इस तरीके से केवल बहुत कम निचले लोगों पर 13, मैं एक चीज और यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि 13 कोचिंग जिन पे कार्रवाई की गई है वो 13 कोचिंग ऐसे हैं जो बहुत छोटे कोचिंग्स हैं, जो बिल्कुल भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। जो कोचिंग्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो बड़े बड़े नाम है, ब्रांड्स हैं, उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और कुछ दिन बाद ये सेम चीजें वापस से दोहराई जाएंगी। बता दे रहा हूँ, एमसीडी कम्स अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। सामान फर्स्ट डे जब ये इंसिडेंट हुआ तो शैली ओबेरॉय जो मेयर है यहाँ की, वो पहले दिन आई, राजनीति चमकाई और चली गई। 3 दिन हो चुके, वो अभी तक मिलने तक नहीं आई है शैली ओबेरॉय से। जो बाइडेन नहीं है ना मेयर यहाँ का, शैली ओबेरॉय ही है, उनको आना चाहिए ना। अगर नहीं वो आ सकती इस्तीफा दे। घटना के बाद आज जब हम 30 जुलाई को आपके सामने खड़े, आज से ठीक अब से 1.5 घंटे पहले दृष्टि आईएएस की तरफ से सफाई आई है, प्रेस विज्ञप्ति आई है उनके वेबसाइट पे। बनाया है जो वो टीचर है, वो एक नंबर के मतलब सिर्फ ज्ञान देते हैं सोशल मीडिया पे। आपके चैनल पे वो इंटरव्यू देते थे ना, वो सौरभ द्विवेदी बुलाता था ना उनको, सिर्फ वो इंटरव्यू देते थे। और अभी क्यों नहीं वो उन्होंने एक ट्वीट किया? जब इतना प्रेशर लोगों ने गाली दिया उनको घर के आगे जा करके, तो उन्होंने 3 पेज का प्रेस रिलीज जारी किया है। उनकी तरफ से, एक सेकंड, उनकी तरफ से जो तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अच्छा शिक्षक होते ना, उनकी तरफ से जो पक्ष आया, उनका जो कहना है, आप उस पर क्या राय रखते हैं? क्या आप उस जवाब से संतुष्ट हैं? मैम वो सिर्फ और सिर्फ मैम एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी निपटाने का जगह है मैम, वो रिस्पॉन्सिबल बनना नहीं चाहते यहाँ फिलहाल। उनको बस ना कैसे ही पल्ला झाड़ना है, उन्होंने वही काम किया है। पैरेलली में एक और बात बताना है मैम कि आज एक ना हमारे ना दिल्ली के जो ना चीफ सेक्रेटरी, उनका एक मैसेज आया है, आप लोग शायद वायरल अभी तक हुआ नहीं है, आप लोग प्लीज़ उसको देखिए। उसमें एक चैनल वाले हैं, TV9 से एक चैनल वाले थे, उन्होंने कुछ सवाल पूछा था उनसे, उन पर वो अपना कमेंट आया है। वो एक चीफ सेक्रेटरी है जो कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट के हाईएस्ट पोजीशन पे है। उन्होंने वो कमेंट ये है कि पंगा मत लो। इसका मतलब क्या होता है मैम कि एक ना ब्यूरोक्रेसी के जो हेड है, जिसके नीचे पूरा सब ना पूरा ब्यूरोक्रेट आता है, IPS IAS सब IPS मतलब टॉप, मतलब कि ना वो सेक्रेटरी इज लाइक टॉप गवर्नमेंट की ना, ये स्टेट है सब टॉप आदमी वो है फॉर ब्यूरोक्रेट्स। आज उसके अंडर में IPS IAS जो आ रहे हैं, IPS IAS जो भी आने वाले DCP सर, उनके अंडर में अगर उनका बयान वैसा है मैम, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम DCPs? जो अच्छे शिक्षक होते हैं ना, उनका
कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो गुमनाम होते हैं। वो आपको पटना के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते मिलेंगे, उनका कोई नाम जानते नहीं, वहाँ के विद्यार्थी जानते। ये लोग तजुर्बा कुमार सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, अपना विदेश घूमते हैं बाल बच्चों के साथ। कोई उनको सामान्य लोगों से 3 दिन से क्यों नहीं आया? वो खुद नेहरू विहार में अपना बेसमेंट में चलाते हैं, वो आदमी क्या बोलेगा? इथिक्स वो क्या इथिक्स पढ़ाएंगे? मैम जो है मेनली टीचर हैं यहाँ, ऑलमोस्ट कोचिंग देखा जाए जितनी भी हैं तो ऑलमोस्ट सभी कोचिंग के अंदर बेसमेंट तो है ही फिलहाल। चाहे कोई भी आप कोचिंग ले लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो जो रियलिटी है सो है। नहीं, नाम लीजिए आप नहीं, लोग। नाम जैसे आप सभी देख लीजिए, चाहे ये जो अभी राव वाइस का इंसिडेंट हुआ, कोई कोचिंग भी यहाँ ले लीजिए, जितनी भी ऑलमोस्ट यहाँ बेसमेंट है। और यहाँ तक भी है, क्लासे तो मिल जाएंगे गली गली, लेकिन खोजोगे तो गुनाहगार नहीं मिलेंगे। बात हुई है यहाँ अभी देखा जाए राव वाइस में ये इंसिडेंट हुआ, फिलहाल यहाँ ना कोई कोचिंग वाले आ रहे हैं आगे चल के, और ना ही गवर्नमेंट चलो ठीक है, पार्लियामेंट में कुछ डिस्कशन हुआ, एडजर्नमेंट मोशन पास हुआ, कुछ भी मूव हुआ, और लोग राज्यसभा में भी डिस्कशन हुआ, लेकिन वही है। और यदि रही बात ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो ना यहाँ तो कोई ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। ऑफिशियली बता रहे हैं कि 3 लोगों की डेड हुई और 1 लोग लापता रहा, तो उसकी जो हुई कि बोल रहे हैं कि वो भी डेड लाश उसकी मिली। लेकिन यदि रियलिटी यही है, तो यदि हम एक्सेप्ट करते हैं कि मान लीजिए रियलिटी ये है, तो हमको जो उसको सीसीटीवी वीडियोज है वो तो प्रोवाइड किए जाएं, और जो वही है, यदि सीसीटीवी कैमरा वीडियोज मिल जाएंगी तो उससे रियलिटी सामने आ जाएगी, कितने लोग थे, कितने लोग हुए। क्योंकि यदि जब तक इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं हुआ था तब तक तो सीसीटीवी चल ही रहा होगा तब तक, लेकिन ना गवर्नमेंट प्रोवाइड करे है, ना यहाँ की जो मतलब सिस्टम है गवर्नमेंट। और यहाँ के जिम्मेदार देखा जाए तो मैम, एक तो कोचिंग मैनेजमेंट वो तो है, एमसीडी रख लीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कोई एक्शन ले रही। क्योंकि यदि वो है, मान लीजिए माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी, यदि वो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी ने एक वो ट्वीट किया है, तो वही है फिलहाल, अभी उसमें ना कोई कमेटी बनाया है, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट उनको सबमिट कर। लेकिन मैम ठीक है, रिपोर्ट दे दिया, लेकिन जब तक ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी तो दी जाए। और एक जो रियलिटीज है, कितने स्टूडेंट बेसमेंट में थे, कितनों की जान गई, वो तो एक सामने सभी स्टूडेंट के। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बताइए एक एक करके। यहाँ पे बहुत से पीजीज हैं जो प्लाईबोर्ड लकड़ी के बने हुए हैं, और वहाँ पे एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होता है। अब कल को अगर वहाँ आग लगेगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या एमसीडी को जाके? और उसमें रूम बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और किराया लिया जाता है 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा। तो अब वहाँ पे कुछ अगर लैप्स होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पीजी ओनर लेंगे? क्या यहाँ पे जितने भी ब्रोकर्स हैं वो लेंगे? कौन लेगा? ये हमें जानना है। ये जो इंसिडेंस हुआ है ये बीट चौकी को लग के हुआ है। जिस वक्त हुआ वहाँ पे कोई उपस्थित नहीं था, उन लोगों को पुलिस स्टेशन से यहाँ पे आना पड़ा, और इन लोगों ने इनक्रोच यहाँ पे ना सिर्फ दिखावे के लिए किया है। इन्होंने ना एग्जैक्ट सामने नाले के ऊपर स्लैब लगा दिया है और उसके ऊपर दुकानें खड़ी कर दी है, और बोलते हैं कि ये एमसीडी की दुकान है। नाले के ऊपर स्लैब कौन लगाता है? क्लीन कौन करेगा ये सब चीज़ें? गवर्नमेंट 3 दिन से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक कोई भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारे बीच में नहीं आया। मैम क्या हमारा यहाँ पे वोट बैंक नहीं है तो हमारी जान की भी कोई वैल्यू नहीं है क्या? और मैं तो सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सारे एमपी से, सारे एमएलए से, सारे ऑफिशियल से, सारे ब्यूरोक्रेट से, कि आपका बच्चा अगर ऐसे मरता तो आप ऐसे शांत बैठते क्या? आज हम लोग किसान परिवार से आते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से मैम आते हैं यहाँ पे, हम 3-3 साल 4-4 साल यहाँ पर रहते हैं। इतने हम लैंडलॉर्ड से लड़ते हैं, हम ब्रोकर से लड़ते हैं, हम मैस वाले से लड़ते हैं। मैम इन सब का नेक्सस है, उसके बाद भी इन पर कोई रेगुलेशन नहीं है। ये हमसे कह देते हैं। आज 15 दिन पहले मेरी एक बहन ने यहाँ ORN में सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि उसके ऑनर ने उसका रेंट बढ़ा दिया, और ये बोल दिया कि अगर रेंट आप बढ़ा हुआ नहीं दे सकते तो कंसिडर दिस इज माय योर नोटिस फॉर वैकेटिंग द रूम। शी डाइड इमीडिएटली, सेकंड डे दूसरे दिन उसने सुसाइड कर ली मैम, और यहाँ पे सब चुप है मैम। ये अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? हम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या मैम? मेरा नाम अंशुल है, और स्टूडेंट्स की जो मांग है वो शॉर्ट टर्म मांग तो है ही कि इमीडिएट कंपेंसेशन दिया जाए, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म मांग नहीं है, एक लार्जर कंसेंसस हमने किया है, जिसमें हमने 9 पॉइंट्स मूवमेंट के तहत पूरी मांगे सरकार से रखी है, जहाँ पर कंपेंसेशन, लाइट टच रेगुलेशन हो, चाहे वो रेंट का हो या फिर लाइब्रेरीज का हो। बेसमेंट में लाइब्रेरीज है, दिल्ली एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है जहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग पुरानी है, और बेसमेंट में जो है लाइब्रेरीज है, क्लासेस चल रही है, तो ये फ्यूचर लाइब्रेरी, क्लासेस, जिम, सब कुछ यहाँ। मेस yes and this is earthquake prone area, 3 major fault lines are here। तो इसीलिए निश्चित तौर से इस पर एक रेगुलेशन हो ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना फेस की जाए।
और देखिए, अभी पिछले 4 दिन पहले जब घटना हुई तब इस बात पर हाईलाइट जब 4 दिन पहले घटना हुई तो इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि यहाँ पर बेसमेंट्स में लाइब्रेरी चलती है, बेसमेंट्स में कोचिंग चलती है। लेकिन अगर आप कभी ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर, जो स्टूडेंट्स हब कहलाते हैं, इन एरिया में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे इलाके हादसों का सेंटर है। यहाँ पर अगर आप खबरें उठाकर देखेंगे तो पिछले साल भर में कम से कम 50 बार आगजनी की घटना हुई है, शॉर्ट सर्किट के कारण या फिर नीचे जब वायर एक दूसरे के ऊपर लदे जैसे रहते हैं उसके कारण आग लगी है। और कितनी बिल्डिंग्स में शॉर्ट सर्किट हुई है। हमें याद है ललन टॉफी पिछले साल मुखर्जी नगर पहुंचा था, जहां पर बिल्डिंग से बच्चों ने कूदकर अपनी जान बचाई थी जब आग लगी थी। और जब आप यहाँ पर आकर स्टूडेंट से भी बात करेंगे तो बेसमेंट के साथ साथ वो 10 मुद्दे और गिनाएंगे कि यहाँ पर रेंट की समस्या है, यहाँ पर प्लाईवुड से कमरे बने हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है, यहाँ पर ब्रोकर का क्या सिस्टम चलता है। तो ये तमाम समस्याएं यहाँ हैं और इन्हीं समस्याओं को लेकर हजारों बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हैं। कैमरा घुमाकर अगर आलिश दिखाएंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ कोनों में अगरबत्तियाँ लगी हुई हैं, मोमबत्तियाँ लगी हुई हैं और स्टूडेंट्स बैठे हैं, खड़े हैं, बैरिकेड्स लगी है। एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान खड़े हैं, दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं और दूसरी तरफ ये स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं जो शांति से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस घटना से सबक लेकर जो सारे जिम्मेदार लोग हैं वो सिस्टम में चेंज लाएं। अब जब उन तमाम टीचर्स के बयान सामने आने लगे, उनका पक्ष सामने आने लगा है, जिन्हें 4 दिन से खोजा जा रहा था, जिन्हें ये स्टूडेंट्स देखकर अपना आदर्श मानकर इस फील्ड में आते हैं, यहाँ पर तैयारी करने के लिए हज़ारों लाखों रुपए अपने घर वालों का इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगाते हैं, तो उससे ये कितना सेटिस्फाइड है, क्या राय रखते हैं, आपने सुना। हम और स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, यहाँ के पीजी, यहाँ के पूरा जो नेक्सस है और जो कल्चर है उसका हाल दिखाने की कोशिश करेंगे। इनकी बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे आलिश है, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए, यहाँ से हमारी कवरेज जारी है। शुक्रिया।